नाजरीन आदाब, मैं हूँ एतमाद, आपका मेज़बान। प्रोग्राम नज़रियात में एक बार फिर आप तमाम का दिल की गहराइयों से मैं खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात में जैसा कि आप तमाम लोग वाकिफ़ हो चुके हैं, इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कुछ पॉलिटिकल इशूज़ पर या सोशल इशूज़ पर या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या ड्रॉबैक्स हैं, किन चीज़ों को गवर्नमेंट में नज़रअंदाज कर दिया या किन चीज़ों को रखा जा सकता था और नहीं रखा गया, इन पॉलिसीज़ के ड्रॉबैक्स पर और उसके सॉल्यूशंस पर भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। और उमूमन इस प्रोग्राम में इन पॉलिसीज़ पर या पॉलिटिकल इशूज़ या सोशल इशूज़ पर गुफ्तगू करने के लिए हम अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं स्कॉलर्स को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को, सोशल साइंटिस्ट को, रिलीजियस स्कॉलर्स को या फिर एक्सपर्ट्स को। इस प्रोग्राम में उमूमन हम पॉलिटिकल लीडर्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनका एक मखसूस नज़रिया होता है और वो उसी के साथ स्टिक अप होते हैं। और उनके नज़रियात को अब तक हम आज़ादी के बाद देखते हैं तो उनके कुछ ख़ास आइडियाज़ मुल्क की तरक्की के लिए या फिर मुल्क की यूनिटी के लिए हम अब तक उनके कोई आइडियाज़ खातिर ख़्वाह नहीं देख सके। इसी वजह से इस प्रोग्राम में हम स्कॉलर्स को और इंटेलेक्चुअल्स को मदऊ करते हैं ताकि उनके जो रिसर्च होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं और उन्हीं के रिसर्च के ऊपर ही चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो वो उसी पर डिसीशंस या रेजोल्यूशंस पास होते हैं। तो आइए नाजरीन जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पर, और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है प्रोफेसर वी सुरेंद्र साहब। आप फॉर्मर डीन हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी के और आप सेस के फेलो भी हैं। आप एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर बहैसियत एक प्रोफेसर भी आप अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र साहब के बाजू में है प्रोफेसर मोहम्मद अकबर अली खां साहब। अकबर अली खां साहब फॉर्मर वाइस चांसलर हैं तेलंगाना यूनिवर्सिटी के। फ़िलहाल आप बहैसियत डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम नज़रियात में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते चले। आई वेलकम यू टू माई प्रोग्राम नज़रिया साहब। Sure, we are going to discuss. Thank you. Welcome, sir. Sure, we are going to discuss about the various industrial policies and also the Telangana state new policies also. But before that, जैसा कि हमने कहा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, ये पॉलिसीज़ क्यों बनाई जाती है, तमाम लोग अक्सर इससे वाकिफ़ हैं कि हमारे हिंदुस्तान की जो माशियत है यानी इकोनॉमी है उसके लिए ये बहुत ही कारामद चीज़ें हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो या एग्रीकल्चर हो। इस तरीके की चीज़ों से ही हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेवलप होती है। मैं पहला सवाल अकबर अली खान साहब फॉर्मर वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी और डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैं करना चाहूँगा कि जो टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी रखा गया है इस पर आप थोड़ी सी वजाहत करते चले और सरसरी इस पर रोशनी डालते चले, फिर मज़ीद हम इस पर अस्सलाम वालेकुम। ये जमहूरियत के बाद हिंदुस्तान में हमारे पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट का रुझान ये रहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए एक ऑफिशियल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी चाहिए। सो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1948 से शुरू हुई, तो मकसद इसका खास और खास कर जो है हाउ टू डेवलप द सस्टेनेबल manufacturing sector, industrial sector, for few reasons. One of the very important objective for this industrial policy is to see that the percentage share of the manufacturing sector in the GDP should be increased and higher. Another important point is to go for increased global competitiveness, because India is in the globe and competing with all the countries. The third, another important objective is to create as many as job opportunities for the youth, so that there will be lot of development in this in manufacturing sector. Because most of the tigers in the Asian countries, particularly take China or Indonesia, Malaysia, these are the countries which their share of the
manufacturing sector in GDP is almost touching to 40%, whereas our manufacturing sector ratio is almost 16 to 18%. At that time it was less than that. So that's why it was thought that there should be official government of India's strategic policy. So that's why it started. जी, और जैसा कि आपने मुलाज़ा फरमाया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को किस तरीके की और क्यों बनाया जाता है, मेरा अगला सवाल प्रोफेसर सुरेंद्र साहब से होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक पास हुआ था 1956 में, उससे पहले भी पास हुए हैं, मैं साहब से 48 में। तो मैं प्रोफेसर सुरेंद्र साहब से चाहूँगा कि आप अपने व्यू पॉइंट इस पर आप बताएं कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास। Thank you. Before we take up the salient features of Industrial Policy Resolution of 1956, first thing we have to remember that there are theories of economic development, and world over, for a faster economic growth, many countries adopted industrialization. So industrialization is the surest way and the shortest way to have accelerated economic growth. Economic growth means per capita income. Economic growth implies employment opportunities. Economic growth implies development of all the regions. So therefore, many countries adopted industrialization as their development paradigm. Similarly, India also adopted the same paradigm. So in the first 5-year plan, we gave a lot of importance to agriculture because that is the basic infrastructure which is required for industry. So the foundations for industrial development were laid down during the first 5-year plan. That was from 1951 to 56. And in the second 5-year plan, we have emphasized and gave a lot of importance to industrialization of our country. And what kind of industrialization we have had? Capital intensive industrialization. All capital goods, heavy industries, basic industries, which help further industrialization of different regions of the country. And for that you need a policy, and that policy is called industrial policy. And for formation of industrial policy, Parliament has adopted one industrial policy resolution, and that was very popularly called as Industrial Policy of 1956. And this is also called as economic constitution of the country. Yes, sir. Why? Because it is, already we had political constitution, but for economic development of the country, as you have suggested earlier, industrialization has been adopted for development paradigm. So we need one blueprint development plan for industrialization of the country. Therefore, very exhaustively, Pandit Jawaharlal Nehru, one of the important authors, and Mahalanobis, another great statistician from Indian Statistical Organization, Calcutta, these two were the authors of the second 5-year plan, which gave a lot of emphasis on industrial development of the country, and industrial policy resolution was passed. And here, here, please remember that the emphasis was on development of capital goods industries. Development of capital goods industries, heavy industries, basic industries, which lay foundation stone for further industrial development. To reproduce the what's called the words of the second 5-year plan, machines to make machines. So textile machinery has to be produced. Cement manufacturing machinery has to be produced. Shipbuilding machinery has to be produced. So such industries were developed, given emphasis during second 5-year plan period. And for that, Industrial Policy Resolution of 1956, even today, it is considered as the economic constitution of the country. जी, जैसा कि साहब ने जी साहब फरमाई बिल्कुल। I think one more addition to this I would like to make is this policy of 1956 has a relevance because it comes after 1948 policy. In 48 policy there was more focus on categorization of industries into 4 categories, but whereas in 1956 there were 3 types of schedules which were made. I hope Professor Surendra, my teacher, my guru will agree to this. So these schedules have become very, very important. And under Schedule A, Schedule B, Schedule C. Schedule A was particularly concentrating on monopoly of the government
of India enterprises as such, like arms and ammunitions, like railways, like other atomic energy and such other sectors. Whereas going to the second category, that is B schedule is meant for industries where the government interference and regulation was insisted. And so industries in the schedule B were in private sector, but with the mixing of the economy, there was more regulatory measures imposed, licensing and other direct control was imposed. But in the third category, all those which are left out in the A and B were undertaken in the third category, where more privatization was focused. So this policy of 48 to 56 is more mixed economy based policy, I can say. जिस तरीके से हमने इससे पहले के प्रोग्राम्स में भी गुफ्तगू की थी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर, और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साहब ने हमारे हिंदुस्तान के लिए मिक्स इकोनॉमी पॉलिसी को यहाँ पर चुना था, उसके जो भी पॉजिटिव चीज़ें थी उस पर भी हमने गुफ्तगू की थी। जैसा कि प्रोफेसर सुरेंद्र साहब ने फरमाया है कि मेरा सवाल था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1956 में पास किया गया था, उसको जैसा कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन का इसको नाम दिया गया, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया गया था, और दूसरा जो 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पर फोकस किया गया था। मेरा अगला सवाल अकबर अली खान साहब से होगा, कि प्रोफेसर अकबर अली खान साहब से, कि इंडस्ट्रीज एक्ट बनाया गया 1951 में, इस एक्ट को बनाने की क्या वजूहात थे और इसका इंडस्ट्रियल पॉलिसी से किस तरीके से रिलेशनशिप है? मैं साहब से पहले दरख्वास्त करूंगा उस पर रोशनी डालें, फिर सुरेंद्र साहब भी उस पर मजीद आपको बताएंगे। ये 1948 और 1956 इन दोनों के दरमियान में एक एक्ट पास किया गया, उसका नाम है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, और इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मेन जो है पर्पस ये था कि इंडस्ट्रीज को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, इंडस्ट्रीज को किस तरह से मॉनिटर किया जाए, इंडस्ट्रीज को जो है मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज को जो है मिनिमाइज किया जाए, इकोनॉमिक पावर with the few people to be minimized. So इस तरह से जो है, जैसा MRTP एक्ट इंट्रोड्यूस किए, जैसा फेरा इंट्रोड्यूस किए, जैसा जो दूसरे मेजर्स लिए, ये एक्ट पर्टिकुलरली जो है गवर्नमेंटल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया। जैसा हम बोल सकते हैं कि लाइसेंस राज या लाइसेंस राज, और a policy where excessive administrative authoritative controls were imposed with the help of Industrial Regulation Act. I hope Professor Surender will agree. What else you would like to throw in? See, this Industries Development and Regulation Act of 1951. Industries Act of 1951. Yeah, 1951 gives a lot of powers to Government of India. Yeah. Okay. In terms of industrial licensing. To start a business, you need license. Yes. Even to change the production process, you need a license. Even if you want to shift the location from one place to another place, you need a license. So industrial license was a must, and it is through industrial licensing the Industrial Development Regulation Act was operated like that. Okay. So this is only to control and regulate the industries both in public sector as well as private sector, because by then there were units in private sector, and as Professor Akbar Sahab said, Schedule C industries also done the private sector. So to regulate these private sector in an orderly manner, instead of haphazard growth can take place, in few places. That is called concentration of industrial activity. But that is always undesirable. All the regions wherever there are resources, that should be tapped. And all the regions have to be equitably distributed. Industrial activity should be distributed. And for that, industrial policy is a very powerful policy, but Government of India directly entered into the business. They started their own business. Yeah. Centrally owned government undertakings like ECL, BJL, BHEL, HAL in Andhra Pradesh. Like that, many central government enterprises were set up in Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka. In almost all the industrially backward areas, Government of India established its own factories by investing huge amounts
जी तो Capital intensive growth took place. जी अकबर साहब Even I would like to add one more thing. At the time, because of this Industrial Development Regulation Act, the pricing strategy, Yeah. the distribution, the supplying of goods, the capacity, what they have to maintain, how much to be produced, how much to be distributed, how to be distributed, was all under control of the government of India. नहीं तो ये अगर गवर्नमेंट ने ये इकदाम उठाए थे तो क्या ये हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद रहे या क्या हुआ अकबर साहब? देखिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है ये इस किस्म के पॉलिसीज एक हद तक। उस जमाने में जो है ये सोचा गया था कि टिकल डाउन पॉलिसी थी। जब टिकल डाउन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई, इसका मकसद ये है कि वट एवर प्लानिंग, वट एवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज डिसाइडेड एट द सेंटर लेवल शुड बी ब्रॉट डाउन टू द रूरल लेवल ऑल्सो। दैट इज द पर्पस। मगर ये जो रेगुलेशंस और अथॉरिटेटिव जो टेंडेंसीज, लाइसेंसिंग पॉलिसीज थे, इसकी वजह से जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए था नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए रूरल सेक्टर में, पर्टिकुलरली शेड्यूल सी में जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज लीजिए, टेक्सटाइल्स लीजिए, हैंडलूम लीजिए, हैंडीक्राफ्ट लीजिए, ये जो भी जो है लोकल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके जनरेट करके करने के हैं, ये जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है फायदेमंद साबित नहीं हुआ। इसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि रूरल प्लेसेस, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बैकवर्ड। जी जी, व्हाट इज योर ओपिनियन प्रोफेसर? At that time, यस at that time, see, our industrial base was very weak वेरी वीक। during 50s, early 50s. Yes. So how to strengthen that base? And private people, they don't come forward because unless it is profitable, they will not come forward. So it is the government which has to create lot of industrial infrastructure. So you need power, you need water, you need telecommunications, you need road, you need shipbuilding, you need all kinds of infrastructure. And that is possible only by the government. यस So government laid the foundations for further industrialization of the country in the years to come. So that really led to what's called capital intensive industrialization. Industries. More capital, less labor. जी But at the same time, while selecting the place of location, they have selected all industrially backward states. ठीक है For example, Orissa. For example, Andhra Pradesh. All these states were industrially backward at that time. So they wanted to develop these states because, as Khan Saab said rightly, trickle down effects will be there. Suppose now today you see the BHEL empire. What is the economic activity going on around BHEL? Yeah. You take ECL, Townships. townships have developed. Townships have been. It is because of the vision of Nehru. Yeah. Suppose had it not been established at that time, what would have been face of Ramchandrapuram today? यस See, isn't it? So it is the central government's investments which are more important, which is responsible for attracting private investments from different जी places. जैसा कि आपने दोनों एक्सपर्ट्स का नजरिया इस पर लिया है कि सुरेंद्र साहब ने उसके एक पॉजिटिव अंदाज में उसको बयान किया, अकबर साहब भी उसी नजरिए से मुत्तफिक है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा जो ड्रॉबैक था उस पर बात यह है जी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है 1990s तक जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्मूलेशंस में थे। 1990 के बाद जो है इट हैज बिकम ए सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। States were given the responsibility to develop industries. जी पर्टिकुलरली जो है 1991 की तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी है। पर्टिकुलरली द फोकस इज इन नवंबर 2011, यू नो, देयर वाज अ पॉलिसी नेम्ड एज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, NMP, and it is that policy based on that, you know, there is lot of growth in manufacturing sector. Today what we see, the vision and mission of the Telangana state government and its policy is more or less you know, in the same lines of the national manufacturing policy. बेशक। दोस्तों, हम आज गुफ्तगू करें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक में जाकर आने के बाद गुफ्तगू करेंगे, नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो तेलंगाना हिंदुस्तान का एक 29th स्टेट बना है, अब इस स्टेट ने किस किस्म के पॉलिसीज़ को इख्तियार किया है, क्या कुछ इसमें फ़वाइद रखे गए हैं, क्या उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, अगर है तो उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इन नुकात पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जानिब है प्रोफेसर वी सुरेंद्र साहब, आप फॉर्मर डीन हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, और फिलहाल आप सेंटर फॉर इकोनॉमिक सोशल स्टडीज़ में एज ए फेलो एक लेक्चरर भी हैं। आपके बाजू में हैं प्रोफेसर अकबर अली खान साहब, आप फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं तेलंगाना यूनिवर्सिटी के, फिलहाल आप एज ए डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को कैसे बनाया गया, क्या उसके वजूहात थे, इस पर हमने ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू की। 1948 से लेकर के हम 1991 तक तकरीबन आ गए थे। मज़ीद मैं आगे सवालात इस तरीके से बढ़ाना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब कभी कोई पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट को कोई इक़दाम लेने होते हैं तो उसमें 3 लिस्ट बताए गए हैं। एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को जो बनाया जाता है, मैं सुरेंद्र साहब से सवाल करना चाहूँगा, प्रोफेसर सुरेंद्र साहब से, कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को बनाने के लिए जो इक़दाम उठाए जाते हैं वो किस लिस्ट के तहत आते हैं, इस पर आप रोशनी डालिएगा। Now, while formulating the industrial policy, the major role will be played by the central government. ओके, And when we talk about central government, the party in power naturally will try to reflect its manifesto in the industrial policy. They will have a broad idea about how to develop the industries, what the priority should, which sector should be given priorities and all that. And so far as our system is concerned, it's a federal system. We have central government at the apex level, Yes. and we have state governments at lower level. So it's a federation of states. So central government has its own role to play so far as formulation of the industrial policy is concerned, ओके, and state governments also have their own role to play in the industrial policy. So far as the central government is concerned, certain aspects are under their complete control. Okay. For example, licensing, industrial licensing, इट इज़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट। central government. Then foreign exchange regulations, central government. Foreign technology imports, central government. And then import policy, export policy. So these are all part of industrial policies. यस, And these policies are framed by the government of India from time to time. Then as our Akbar Ali Khan said last time, we have monopolies, यस, control of monopolies. How to control these monopolies? And pricing policies. Now, pricing policies will affect the price of inputs, price of raw materials. These prices will be fixed by the government. Then natural resources like electricity, water, coal, oil, all these critical inputs which are required for industrial development, they are under the control of the government. You are all familiar, coal. Now coal blocks Yes, are being yes, auctioned. yes. By whom? By central government. सेंट्रल गवर्नमेंट। So unless coal is auctioned and made available to the private sector and also state governments, electricity cannot be produced. यस, So all these critical inputs are under the control of government of India. So like that, not only raw materials, the pricing policy, the controlling, industrial licensing, foreign exchange, foreign trade, technologies, all these critical issues, inputs which are required for policy formulation are under the control of central government. सेंट्रल गवर्नमेंट। Right. Then at the same time, but this should be within the constitution of the यस, यस, government. Then, so when we come to the state government also will have their own policy because all states are not equally developed. Each state has its own endowment. बिल्कुल, For example, some states are fully agriculturally developed. Some states are industrially developed. डेवलप्ड, Some states are backward. So, for example, Rajasthan is backward. Thar resort is there. Then eastern states, they are all hill states. Like that, there are differences in the levels of development. Like Gujarat, you take. For example, Gujarat, highly developed. टेक्सटाइल, Like highly developed. So each state has its own resource endowment. So naturally, they will formulate the policy according to their own requirements. Isn't it? So state government also will play a role. Then state government has under its control certain social infrastructure, like hospitals, education institutions, training institutions, schools, and land is under its control, water is under its control, some of the forests are under its control. Like that, every state will have its own resources. Then, for example, small scale sector. What recently the government said that development of small scale sector is the domain of state government. ठीक है,
We will provide necessary infrastructure. We will offer incentives. But it is your responsibility to develop small sector. करना है Whatever kind of incentives जी. you give, it is left to you. But we will also help you. We will create all the necessary training facilities. in the technology. same manner these industrial policies also Right. I've taken. Right. Akbar Ali Khan साहब आप No, what I mean to say जी is, जी there is no duplication of responsibility between central, the domain is very clearly defined. Clearly defined. This is your job, this is my job. ठीक है But the state government policy, industrial policy should be within the framework of the national policy. बिल्कुल साहब इस मौजूद को आप ऐड करना चाहेंगे या फिर अब तेलंगाना स्टेट पर हम जी साहब बहुत जी अच्छा substantiate कर सबसे दिया। पहले आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें कि तेलंगाना स्टेट जो हमारा 29 स्टेट बना है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को नए हिसाब से बनाया गया है? तेलंगाना फार्म होने के साथ ही हमारे इज्जत माब जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है एक फिलॉसफी डेवलप किए। वो फिलॉसफी उनकी क्या है? इनोवेशन, इंक्यूबेशन, इनकॉर्पोरेशन। ये 3 वर्ड्स की फिलॉसफी है जी और ये फिलॉसफी में उन्होंने और 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस करे फिलॉसफी में लाने के लिए। वो बोले कि रिसर्च टू इनोवेशन, innovation to incubation, and incubation to prosperity. जी. Prosperity with the help of incubation, that is entrepreneurship. That is the ठीक. focus. जी. So ये उनकी फिलॉसफी रही है और वो फिलॉसफी से जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाए under the directions of all the ministers of the Telangana state. जी. A particular objective of this first industrial policy of Telangana state, which is announced on November 22nd, 2014. The main objective is to see that there is participation of all the society people in this particular policy, including Dalit, SCs, STs, all others. Then the second objective particularly is to attract the Indians, national people, international people into the industrial development of this state. Another third very important objective is, as that is there for others, to create 100 million jobs, 1 million jobs, 10 lakhs jobs as such, within a period of 3 years. This is what is the target oriented. Another specific objective is hassle free, particularly there should be hassle free, transparent environment. जी. और एक नया सबसे नया जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इज्जत माब चीफ मिनिस्टर साहब इंट्रोड्यूस करे वो है कि नो टॉलरेंस विथ रिगार्ड टू एनी काइंड ऑफ करप्शन, दैट इज जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी corruption in the process, in the licensing, in the sanctioning, in the setting up of the industries with that of the government. और एक objective क्या है? Single window system that is named as Telangana State IPASS. That is Telangana State Industrial Projects Approval on the basis of self-certification system. जी जी So, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको IPASS इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन। जी। ये जो है बड़ा अच्छा सिस्टम सिंगल विंडो के तहत किए हैं और ये बड़ी अच्छी जैसा ऑब्जेक्टिव है। प्रोफेसर, और एक दो जी। ऑब्जेक्टिव्स इसमें मैं और फोकस करना चाहूंगा। जी, वो जो है लेडी एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, दैट इज द वेरी गुड फोकस दैट ही हैज मेंशन्ड। आई थिंक ये पूरे इंडिया में इस किस्म का पहला शायद सबसे पहला इकदाम है, इकदाम है। और मैं रियली मुबारकबादी दूंगा। और इसमें एक नया जो है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए दिया गया है, उसका नाम है IDEA, दैट इज नेम्ड एज तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज दलित एंटरप्रेन्योरशिप एडवांसमेंट। ठीक है IDEA इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एडवांस्ड स्कीम फॉर दलित्स। ये पर्टिकुलरली जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए दिया गया। सोशल इक्वालिटी, इंक्लूसिव पॉलिसी बहुत ही फोकस की गई है। इंक्लूसिव पॉलिसी इसलिए कि साहब उस पर ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, वो बोलेंगे
कई किस्म के 3 किस्म के कॉरिडोर्स हैं और 14 जो है एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज प्लीज प्लीज इंडस्ट्रियलाइजेशन है। मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर eager to सुरेंद्र साहब- listen you on this. But before we talk about the Telangana industrial policy, जी we cannot forget the contribution of Nizam. बिल्कुल जी So what Nizam did, first the Singareni Collieries Company was established जी in 1937. Before 1937, जी before India started industrialization, Nizam निजाम सरकार ने उसी वक्त Nizam Sarkar जी started Singareni Collieries to exploit, to make use of coal resources जी to produce electricity. Now it is one of the biggest coal mines in India. Singareni Collieries, providing employment to thousands of employees. जी Number one. Nizam Sugar Factory was established in 1937. या It is a rural-based, agro-based industry. Nizam Sugar Factory. जी Then Hyderabad Alvins, it's a metal works in 1941 in Hyderabad. And Praga Tools, manufacturing different kinds of engineering tools. जी That was in 1942. And one industrial estate was established in Hyderabad, Azamabad Industrial Estate. जी जी Now it has become heart of the city. बिल्कुल At that time it was on the outskirts, but now it has become the central place. जी मैं आप तमाम को तवज्जो दिलाना I चाहूँगा am जैसा giving these जी examples. जी This has become the basis for our industrial बिल्कुल planning. तो निज़ाम सरकार के दौर में जो इकदाम उठाए गए वो वही आज हमको जो है ज़्यादातर उसमें Foundations, he बिल्कुल। laid foundation जी। for industrial development. And in Warangal, to make use of the cotton belt, but whatever the cotton see was produced in that area, जी। he established Azamjai mills. आजम जाई मिल्स। जी Now this present new government is now trying to revive that. ठीक Handloom sector, one what is called growth, there are different approaches. Growth center approach is there. Then cluster approach is there. They want to have handloom cluster in Warangal, making use of the availability of raw cotton in and around Warangal. जी जैसा साहब ने फरमाया और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव साहब वो भी हमेशा निज़ाम सरकार की जो है तारीफ करते ही आए हैं कि उनका जो गवर्नेंस था वो बहुत ही काबिल तारीफ था और उन्हीं चीज़ों को जैसा साहब ने भी फरमाया कि ये फाउंडेशन हमारे लिए बनते चले गए। साहब वक्त की कमी है, जल्द से जल्द आप बताते चलें कि अब जो पॉलिसीज़ है क्या न्यू पॉलिसीज जैसा साहब ने बता दिया है Yeah. आप क्या उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी देखते हैं कुछ इस चीज़ों को इस पर भी आप बताते चलें। थोड़े पॉलिसीज पे जी। फोकस करिए साहब आप। Yeah. The कॉरिडोर्स see for example, vision has already Akbar concept बोल दिए. So this new policy was announced in assembly on 29th November 2014. Right. Then simultaneously that act also was passed. ठीक है Now it is first time in a state act was passed, just like right to information, right to education, Yeah. जी like that, right to licensing. राइट टू लाइसेंसिंग जी Isn't it? So act was passed. So it is the right of the entrepreneur to start a unit, ठीक and that under single window system. That I जी। don't want to repeat. जी, जी। Already has explained. Now what are the salient features? Now government made very clear that government's role is only a facilitator, catalyst. We will provide you necessary industrial infrastructure, and we invite, we attract private investments not only from local entrepreneurs but from outside also, if necessary from foreign investors also. ठीक है But we will provide necessary infrastructure. And fortunately, before bifurcation, AP was known for certain industries. For example, Hyderabad was famous for IT जी related जी services. IT हब था जी So IT industry is very popular. And that then drugs and pharmaceuticals, जी then chemicals, then so these were what is called legacy of our earlier state. And fortunately all these units have been located in and around Hyderabad. And now the government of Telangana under its new policy want to develop these industries and then export. ठीक And apart from that, few more industries have been identified. That is, now international airport has come, जी and many private sector units, for example, Tatas and all that, even that promoter,
Granthi Mallikarjun, GMR. 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 They are also promoting spare parts for production of helicopters and all that. So aerospace, aeronautics. तो बहरहाल ये हमारी जो तेलंगाना गवर्नमेंट है एज ए फैसिलिटेटर वो As a इन चीज़ों में facilitator, काम करेगी जी they don't want to invest any money, but जी, we want to invest money in industrial infrastructure. ठीक We है। provide environment, we Structure के provide लिए। water, we provide land, we provide electricity, we provide seed capital if necessary, and land bank is created with 25 lakh acres land only for industrial purpose. ठीक है And water, 10% of the water resources are allotted for industrial purpose, industrial water. 10%. बहुत बेहतरीन इकदाम उठाए गए हैं वक्त ही बताएगा कि इसके क्या नतायज निकलेंगे मैं आखिरी सवाल अकबर अली खान साहब से करना चाहूँगा कि जैसा कि तेलंगाना की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई गई हैं इसमें ख़वातीन के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दलित के लिए भी है कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए मखसूस कुछ बात कही गई है या फिर ओवरऑल उनको लिया गया है साहब से मैं जानना चाहूँगा देखिए साहब माइनॉरिटीज़ का जैसे ही मौजू आता है ना ये 1948 में थी ना 56 में थी ना जो है 70 में थी ना 80 में थी ना 91 में थी अब चूँकि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जी जी एससीज एसटीज को और दलित्स को जी। इसीलिए जो है जैसा सब प्लान में जो है उनको बजट दिया गया है तो उसी तरह से जो है कई सब्सिडीज कई कंसेशंस कई ऐसे इंसेंटिव्स दिए गए हैं इसी तरीके से ख़वातीन के लिए जी। खवातीन को भी दिए जी, गए जी। कोई मखसूस जो है माइनॉरिटीज़ के लिए जो है कोई पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कोई इंसेंटिव या सब्सिडी जैसा एससी एसटीज को दिया गया है वैसा तो दिया नहीं गया लेकिन कॉमनली जो भी पॉलिसी है कॉमनली इट इज मेंट Applicable for all। जी। ऑल सोसाइटी पीपल इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज ठीक है हाँ, अब बात यह है कि जो है सच्चर कमेटी रिपोर्ट है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सच्चर कमेटी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके उसमें इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किए तो जो है हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ठीक है जैसा कि अकबर अली साहब खान साहब प्रोफेसर साहब ने बताया है कि चूंकि ख़वातीन को आर्टिकल 15 क्लॉज बी अगर मैं गलत ना हूं तो वहां पर स्पेशल उनको प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं उनके लिए उसी तरीके से एससी एसटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशनली वहां पर उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसा कोई बात नहीं आई है इसलिए स्पेशल कोई प्रोविजंस यहाँ पर भी नहीं रखे गए जैसा साहब ने फरमाया 1948 से लेकर के अब तक के जितने पॉलिसीज़ बनाए गए हैं उसमें मखसूस माइनॉरिटीज़ के लिए कोई बात नहीं रखी गई है हाँ सच्चर कमेटी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई इकदाम उठा सकती है तो गवर्नमेंट के हाथ में है KCR साहब बहुत सारी चीज़ें एक सेक्युलर CM के उन्होंने जो है अपने उस तरीके से आप काम कर रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि इधर भी वो इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए ज़रूर इस पर भी कोई ना कोई इक़दाम ज़रूर उठाएंगे अब मुझ पर वाजिब है कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ प्रोफेसर सुरेंद्र साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अकबर अली खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन फ्यूचर में भी जब कभी मौका मिला आप ज़रूर हमें साथ दीजिएगा लेकिन मैं ये क्लोजर से एक मिनट मैं बोलना चाहूँगा जी। कि पहले जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थे जैसा आंध्र प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इससे पेशतर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट से पेशतर और दूसरे गुजरात तमिलनाडु और दूसरे रियासतों की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी उन तमाम पॉलिसीज में ये जो हमारी तेलंगाना रियासत की पॉलिसी है उसमें चंद स्पेशलिटीज हैं जी ये पर्टिकुलरली जो है क्लियरेंस सिस्टम है Clearance system. ये स्विफ्ट मॉडल है और आईपास मॉडल जो है और पर्टिकुलरली जो दलित्स वगैरह के लिए आइडिया तेलंगाना स्टेट आइडिया का जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है और वुमेन डेवलपमेंट का है ये तमाम जो इकदाम और पर्टिकुलरली जीरो टॉलरेंस टू करप्शन और कॉरिडोर्स एक कॉरिडोर जो है हैदराबाद to Warangal corridor for industrial development. Another corridor is from Hyderabad towards Adilabad. Another corridor Hyderabad towards Mahbubnagar. So these are the infrastructure development corridors which are reserved for the industrial development. And it is left. So बात ये है कि अब तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कम हो रहा था अब जो है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर रही है और जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है स्किल पीपल को यूथ को डेवलप करने के लिए छोड़ रही है खास खूबी है जी माजरत खाई साहब बहुत सारी हम गुफ्तगू कर सकते थे लेकिन फ्यूचर में जरूर कहेंगे कि जिस तरह इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है जी 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 One thing, industrial policy announced by government, Telangana government is very comprehensive. It covers all aspects. जी But if it is really implemented,
you will really create a Bangar Telangana. There is no doubt about it. बंगारू तेलंगाना बनाना है, सोने की जो है चिड़िया Yes, yes. हम बनाएंगे There is no इसको doubt. जरूर। कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारा हिंदुस्तान भी बंगारू हिंदुस्तान बन सकता है। बहरहाल दोस्तों, बहुत हमें खुशी हुई, एक बार फिर से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खवातीन के लिए, दलित के लिए किस किस्म के स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में, और जो कॉरिडोर्स की बात की गई है, इस पर भी हम कभी ना कभी जरूर हम इन फ्यूचर में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए नजरियात की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। रात के आंगन में ये सुबह के कदमों की आहट, ये भीगी भीगी सर्द हवा, ये हल्की हल्की धुंधलाहट,